वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज पुनीत हरपलानी और स्वागत है में। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग यानी कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा कवरेज करता है टॉपिक। चाहे बात करें हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बात करें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे अच्छा, पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं हम इस चैप्टर में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई साहब एक्चुअली पार्टनरशिप होती क्या है। ऑब्वियसली बात है, आप लोग 12th पास करके आए हैं, ये सारी चीजें पता होंगे, लेकिन हम लोग फटाफट फटाफट इन्हें डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या है, क्या चीजें हम जो है पढ़ने वाले हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है, पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस हम लोग कैसे करने वाले हैं, और एक लास्ट टॉपिक रहेगा आप लोगों का गारंटी ऑफ पार्टनर्स का। चलिए बात करते हैं। तो भाई साहब पार्टनरशिप क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं साहब पार्टनरशिप क्या होती है, तो आप बहुत सिंपल भाषा में आंसर दे देंगे, हाँ साहब, दो और दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, मिलके आपस में बिजनेस करते हैं और जो है उस बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जो है वो आपस में शेयर करते हैं। देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें जो हैं आप लोगों को सीयूटी एग्जाम के लिए ध्यान रखनी पड़ेंगी, यानी कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सारी की सारी बातें जो भी पढ़ोगे वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इवन वो थ्योरी का पार्ट क्यों ना हो, क्योंकि एक एक लाइन में से, एक एक पॉइंट में से कोई भी एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। और आपको पता है सारे के सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ढंग से अच्छे से एक एक चीज को पढ़ना। देखिए, पार्टनरशिप के बारे में कहता है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट of a business carried on by all or any of them acting for all। बिकॉज देखो, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि हो सकता है वो बिजनेस कोई एक बंदा करे, यानी कि एक के बिहाफ पर, बाकी जितने भी लोग हैं उनके बिहाफ पे कोई एक बंदा चलाए तो भी पार्टनरशिप है। आपसे एमसीक्यू बेस्ड में कुछ पूछा जा सकता है कि क्या इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे लोग बिजनेस को एक्टिवली कंडक्ट करते हैं, तो नहीं साहब। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बाय और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि कोई एक ही पर्सन जो है वो उन सबके बिहाफ पे काम कर रहा है, या तो सब कर ले या कोई भी एक कर ले, उन सबके बिहाफ पे दो कर ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन अ प्री डिटरमाइंड रेशियो। देखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग पहले ही ये डिसाइड कर लेंगे कि हम लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अभी यहीं पे बता देता हूं ताकि आप लोग ध्यान रखें। एक जो स्पेशल पॉइंट है वो ये है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। सर आप लॉस नहीं बोल रहे, देखो लॉस हो सकता है कोई एक ही बंदा ले, हो सकता है ये बोले कि हाँ लॉस सिर्फ ये बेयर करेगा, अगर प्रॉफिट होता है तो इनकेस हम सब लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये बात भी ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो किसका है, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सर जो पार्टनरशिप करेंगे वो पर्सन कौन कहलाएंगे, ऑब्वियस सी बात है वो लोग कौन कहलाएंगे, वो लोग कहलाएंगे आप लोगों के पार्टनर्स। नेचर क्या है पार्टनरशिप फर्म का, तो नेचर की अगर बात करें हैं आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फ्रॉम अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव पार्टनरशिप इज ट्रीटेड एज सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सर सेपरेट बिजनेस एंटिटी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जब आपने 11th पढ़ी होगी तब डिस्कस किया होगा, वहां पर यह चीज थी। क्या होता है भाई सेपरेट बिजनेस एंटिटी? सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब यह है कि मैं अलग हूं और मेरा बिजनेस अलग है। आप लोग जो अकाउंटिंग करते हो वो बिजनेस की करते हो, ना कि बिजनेस के ओनर की। साहब बिजनेस आपका अलग है, आप बिजनेस के ओनर हो, ये बात अलग है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात है ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है। क्यों? क्योंकि देखो एक बहुत सिंपल सी बात थी, आप लोगों को वैसे पता होगी पर नहीं पता तो अभी समझ लो। जब आप बिजनेस में अपना पैसा लगाते हो तो वो पैसा क्या कहलाता है, वो पैसा कहलाता है कैपिटल। अच्छा, अगर मैं बात करूं कैपिटल की, तो कैपिटल होती क्या है, कैपिटल होती है लायबिलिटी। अब आप कहोगे यार पैसा भी मेरा वो लायबिलिटी है। अरे साहब क्यों? क्योंकि आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो,
आप जो बिजनेस मेंटेन कर रहे हो, जिसके अकाउंट्स आप लोग मेंटेन कर रहे हो, वो बिजनेस की कर रहे हो, ना कि बिजनेस के ओनर के लिए। तो ऐसा मान के चलते हैं कि साहब इस बिजनेस ओनर ने ये जो पैसा है वो बिजनेस को एज अ लोन दिया है, इसीलिए कैपिटल को क्या माना जाता है, लायबिलिटी माना जाता है। अगर ये पॉइंट वहां पर क्लियर नहीं हुआ था तो ये पॉइंट अब आप बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखें। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग, पार्टनरशिप सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, लेकिन 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 बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म इज नॉट सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट नहीं है भाई। भाई आपने पढ़ा कि नहीं? नहीं, हमने तो पढ़ा था साहब 11th में कि ना बिजनेस अलग होता है और है ना जो ओनर होते हैं वो अलग होते हैं, पार्टनरशिप अलग है, पार्टनर्स अलग है। इसका मतलब हमारी पार्टनरशिप, हमने कोई गलती कर दी तो लोग हमको नहीं पकड़ेंगे। अरे भाई आपको ही पकड़ेंगे। वो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, जब आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं उस पॉइंट से बात है कि साहब पार्टनर अलग है और पार्टनरशिप फर्म अलग है। भाई देखो सीधी सी सिंपल सी बात है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है। जियो कंपनी है, ठीक है, मालिक कौन है? अंबानी, मुकेश अंबानी, ठीक है। अब हम लोग जो डीलिंग करते हैं वो किससे करते हैं? हम लोग जियो से डीलिंग करते हैं, हम लोग मुकेश अंबानी से डील नहीं करते। जब उनकी बुक्स मेंटेन होती हैं तो वो किसके नाम से होती हैं? वो जियो के नाम से होती हैं, ना कि मुकेश अंबानी के नाम से होती है। तो बिजनेस अलग हो गया, बिजनेस का ओनर अलग हो गया पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन कल को जियो कंपनी कोई गबन कर दे, कुछ भी कर दे, एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी गलती हो जाए उनसे, फलाना की कोई कंपनी से हो जाए, किस कंपनी से हो जाए, तब उस केस में क्या होगा? कंपनी किसको पकड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, जो लॉ है वो किसको पकड़ेगा? लॉ पकड़ेगा उसके पार्टनर को, उसके ओनर को। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है फर्म पार्टनरशिप जो है वो अपने पार्टनर से अलग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग व्यू से जो है वो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म जो है वो सेपरेट सेपरेट है, यानी कि सेपरेट एंटिटी है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है साहब पार्टनरशिप डीड। देखो साहब, हाँ जी, तो भाई पार्टनरशिप डीड क्या होती है इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो पार्टनरशिप डीड क्या है, ऑब्वियस सी बात है, आपको अपना बिजनेस करना है, आपके पास कुछ लोग हैं जो आपके पार्टनर्स हैं, आप लोग जो है एग्रीमेंट ऑब्वियसली क्रिएट करोगे। आप लोगों के बीच में जो ये एग्रीमेंट होना है, ये एग्रीमेंट जो है या तो आप इसे ओरली डिसाइड कर सकते हो कि साहब देखो इतना इतना पैसा एक्स लगाएगा, इतना इतना पैसा वाई लगाएगा। सपोज एक्स और वाई पार्टनर है, देखो एक्स पार्टनर की बात हो रही है, आपकी एक्स की बात नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग, तुम लोग है ना बिल्कुल खो जाते हो। चलो तुम वाई जेड ले लो यार, मेरे को ऐसा लगता है मतलब सुनते ही ऐसे खो जाते हैं, हाँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, जान थी वो साहब मेरी। देखो वो बात नहीं कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब पार्टनरशिप पार्टनर्स करने वाले हैं तो वो लोग बनाएंगे एक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है वो पार्टनरशिप की डिस्कस करेंगे। वो चाहे तो ये काम ओरली कर सकते हैं कि देख साहब कि तू इतनी सैलरी लगाएगा, मैं इतनी सैलरी लगाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल ये रहेगी, उस पर जो इंटरेस्ट है वो इतना मिलेगा, ड्राइंग होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये रहेगा। जितनी भी चीजें हैं वो आपस में ओरली डिसाइड कर सकते हैं कि प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, लॉस होगा तो कैसे बांटेंगे, प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में बटेगा, सारी की सारी चीजें वो लोग ओरली डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ये काम ओरली करते हैं तो एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कल को अगर उन लोगों के बीच में कोई लड़ाई हो जाती है, सपोज लड़ लिए एक्स और वाई हैं भाई साहब, जाकर के बुरी तरह लड़ लिए कि साहब नहीं, मान लो प्रॉफिट हुआ इनको बहुत अच्छा खासा, पहले इन लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई साहब प्रॉफिट कितने रेशो में बांटेंगे, 3:2 में बांटेंगे। ये बांटना आता है ना, ऑब्वियस सी बात है, जितना भी प्रॉफिट होगा, जैसे मान लो 50,000 का आपका प्रॉफिट हुआ तो ए को कितना मिलना है? 3/5, ठीक है, यानी कि 30,000 किसके हो गए? एक्स के हो गए, और वाई के कितने हो गए? 20,000 हो गए। मान लो इनको एक्सपेक्टेशन थी कि प्रॉफिट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए तक का होगा? 40,000 तक का होगा, 10,000 ज्यादा का हो गया, ठीक है। ये भाई साहब लड़ लिए कि नहीं साहब मैं तो ज्यादा लूंगा, मैंने ज्यादा काम किया है, और दोनों ने एक दूसरे के बाल नोचना चालू किया और मामला चला गया पुलिस में। हाँ भाई साहब बताओ क्या हुआ? बोले साहब एक्स बोला साहब देखो इसने बोला था 3:2 के रेशो में बटेगा, अब भाई साहब को 20,000 मिल रहे हैं तो चुपचाप ले नहीं रहे हैं और जान खा रहे हैं। बोला ठीक है साहब दिखाओ कहां लिखा है। लिखा तो नहीं है।
लगाएंगे चार्ट और भेज देंगे। क्यों? अरे भाई तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? तो प्रूफ कोई नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ओरल बात की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए साहब एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आप बना लो पार्टनरशिप डीड, यानी कि एक रिटर्न एग्रीमेंट। क्या बना लो? एक बना लो साहब आप रिटर्न एग्रीमेंट। देखो साहब स्पेलिंग में कोई गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर देना, अपन बहुत फटाफट लिखते हैं तो उस वक्त ध्यान नहीं रहता। रिटर्न एग्रीमेंट जो है आप लोग क्रिएट कर लोगे। रिटर्न एग्रीमेंट में क्या होगा? जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनरशिप की, क्या साहब? जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप लोग लिख लोगे। ये लिखने से फायदा क्या होगा साहब? अगर आप लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, आप कोर्ट में जा सकते हो। थर्ड पार्टी आप पर कोई क्लेम करती है, आप कोर्ट में जा सकते हो, उस पर केस कर सकते हो। यह बात और इंपॉर्टेंट है, अगर तुम लोगों ने डीड नहीं बनाई है ना, तो सामने वाला आके तो तुम पर केस ठोक देगा साहब कि कोई गलती की है तो, लेकिन तुम लोग केस नहीं ठोक पाओगे क्योंकि तुम्हारा को पास कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? तुम लोगों के पास रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। अब देखो पार्टनरशिप पे जो एक्ट एप्लीकेबल होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो कहता है कि जब आप पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है, यानी कि ये जो रिटर्न एग्रीमेंट है ये होना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन भाई साहब अभी हमने डिस्कस की ये सारी चीजें, भले उसने मैंडेटरी नहीं कर रखा हो, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर तुमने ये डीड बना ली तो भाई आगे होने वाले जितने पचड़े हैं ना उससे तुम बच जाओगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसको बना करके रखो। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बेटर है कि आप इस चीज को बना के रखें ताकि आप लोगों के बीच में कोई भी कभी भी कोई लड़ाई हो तो बात मामला ले जाओ, पार्टनरशिप डीड दिखाओ, देखो साहब ये साफ बात क्लियर क्लियर लिख रखी है, तो कोर्ट जो है उसके बिहाफ पर अपने डिसीजन लेगा। आ गई ये बात समझ में? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ लेते हैं एक बार। तो पार्टनरशिप पे कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? आप लोगों का एक्ट एप्लीकेबल है पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ओके, पार्टनरशिप डीड की हमने बात की, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ये पार्टनरशिप डीड की अपन लोगों ने बात की, तो पार्टनरशिप डीड के बारे में क्या कहता है देखते हैं। अ पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। ऑब्वियसली बात है, अपन ने डिस्कस कर लिया कि पार्टनरशिप डीड में क्या होगा? रिटर्न एग्रीमेंट होगा जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होंगी। गॉट इट? इट सर्व्स एज ए लीगल एविडेंस, ऑलरेडी डिस्कस्ड। इट इज नॉट मैंडेटरी बट बेटर टू हैव इट। क्यों भाई साहब? मैंने आप लोगों को समझा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये होना। कल को कोई लड़ाई होती है भाई साहब, हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है? फैसिलिटेट्स रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, act as a legal evidence, clarifies right, duties and liabilities of each partner। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, कल को कोई पार्टनर बोलता नहीं साहब ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये तो डिस्कस नहीं हुआ था, ये तो आपने बोला ही नहीं था, हम दिखा देंगे, लेख भाई देख पार्टनरशिप बनाई थी, ये तुझे बताया था कि ये काम तुझे करना है। वहां पर हम लोग ये सारी चीजों को क्लियर कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए ये डिस्कस कर ही लिया। अब एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे अपन लोग आते हैं, वो क्या है? वो ये है साहब कि अगर 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 हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं बनाई तो उस केस में क्या होगा? देखो हाँ जी, अभी तो अपन बात कर ली पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, ठीक है, नहीं बनाई तब अलग बात है, पार्टनरशिप डीड। अब मुद्दा यह है कि तुम पार्टनरशिप डीड या तो बनाते ही नहीं हो, और अगर बनाई है तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट की तुम बात कर रहे हो वो अगर तुम लोगों ने नहीं मेंशन किया है उसके अंदर तो क्या होगा? ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है कंपनी के पास, इन डेट केस क्या होने वाला है, क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाला है? देखो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि भाई साहब अगर
आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उसमें लिखने से आपका छूट गया है, तो मैं कौन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि साहब फिर हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हमारे जो प्रोविजन लगते हैं, वो तुम लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। तो क्या है वो रूल्स? देखो साहब, पहला रूल तो ये कहता है कि अगर नहीं है तो जो रेशियो है वो है इक्वल। क्या? यानी कि बराबर बराबर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पी एंड एल रेशियो जो है तुम्हारा वो चलेगा इक्वल, यानी कि बराबर बराबर। हाँ भाई साहब, सैलरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। किसी टाइप का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे क्या? नहीं देंगे। हाँ, अगर मैं ड्राइंग चार्ज करूंगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझसे लोगे क्या? ले लेते हैं? नहीं, नहीं लोगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, आईओसी, किसी टाइप का कोई कमीशन जो है वो कुछ नहीं मिलेगा। आ गई ये बात समझ में? क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखोगे? इक्वल। सैलरी दोगे? नहीं देंगे साहब। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? नहीं दोगे। कोई और रेमोनेशन कुछ दोगे? नहीं दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लोगे? नहीं लेंगे। इसके अलावा और क्या? देखो साहब, हाँ जी, अगर साहब कोई पार्टनर जो है वो फर्म को दे रहा है लोन, क्या? अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उस पर क्या रेट एप्लीकेबल होगी भाई? अगर वही डीड बना रखी है तो तुम लोगों ने डिसाइड कर रखा होगा कि हाँ साहब इतने परसेंट लगेगा। लेकिन सुन लो, अगर डीड नहीं बनी हुई है और कोई पार्टनर जो है फर्म को दे रहा है लोन, तो उस पर उसको 6% पर एनम की रेट पर जो है क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। फर्म उसको इंटरेस्ट देगी 6% पर एनम। आ गई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। चलो आ जाओ। हाँ, अब एक बार इधर भी देख लो। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉसेस शेयर्ड बाय पार्टनर्स इक्वली। फिर क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है नॉट पेड टू पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगी, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लोन जो है वो 6% पर एनम पे है, ऑलरेडी डिस्कस। रेमुनेशन जो है नो रेमुनेशन, कोई भी रेमुनेशन जो है वो पार्टनर्स को नहीं मिलेगा साहब। आ गई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, टुडुक। हाँ, अब ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है जो अपने सामने आता है वो कौन सा है? देखो साहब, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है कि कितने टाइप के अकाउंट जो हैं वो पार्टनरशिप मेंटेन करेगी। तो पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट मेंटेन होंगे? एक, अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड। हाँ साहब, यहीं पे इस पॉइंट को बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से क्लियर कर लेना क्योंकि बहुत डाउट होते हैं। डायरेक्ट तुम लोग, चलो मैं पहले बता देता हूं कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। एक तुम बनाओगे पी एंड एल अकाउंट, एक तुम लोगों का होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बच्चे माफ कर देना, मतलब हूं तो सर पर कर देना माफ। ठीक है, इसके अलावा हाँ सर, ठीक है, कौन कौन सा अकाउंट बनना है? एक बनना है पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, तुम लोग डायरेक्ट एक चीज समझते हो कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि पी एंड एल अकाउंट नहीं बनता। ऑब्वियस ही बात है, पहले पी एंड एल अकाउंट बनेगा। इस अकाउंट में क्या फर्क है, एंट्रीज में क्या फर्क होगा, ये कंसेप्ट की क्लियरिटी अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं रहती। तो साहब बहुत अच्छे से अभी के अभी इस पॉइंट को जो है वो थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। देखो साहब, मुद्दा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहले समझ लेते हैं डिफरेंस, ठीक है। बाहर के जितने भी लोग हैं उनसे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस करने हैं, जितने भी इनकम होनी है, वो वाला पार्ट किस में जाएगा? पी एंड एल अकाउंट में। फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या जाएगा? ये सब चीजें करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, क्या ये सब चीजें करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, उस प्रॉफिट को आप लोग पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे अपोर्शन करोगे, पार्टनर्स को क्या चीजें दोगे, उनसे क्या चीजें लोगे, ये सारा का सारा जो डिस्कशन आएगा वो आएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब मुद्दा क्या है, जब ये वाली बात डिस्कस होती है तो अक्सर स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि इसका सीधा सीधा मतलब तो सर यही निकलता है कि साहब जो भी चीजें पार्टनर्स को देनी है ना वो डाल दो आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और जितनी भी चीजें बाहर के लोगों को करनी है, जितने भी आप लोगों के इनकम एक्सपेंस हैं, वो डाल दो पी एंड एल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे ही डिस्कस किया, हमने ऐसे ही समझा है। नहीं साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को समझने की है, वो है आप लोगों का एक टॉपिक जिसको बोलेंगे अपन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं समझना है कि नहीं साहब इनको दे दिया पी एंड एल में डाल दो, पार्टनर्स को दे दिया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। हाँ, जर्नली ऐसा होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है उससे पहले अगर आप लोगों को यह चीज क्लियर करनी है कि पी एंड एल और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या है, तो एक चीज आप लोगों को क्लियर करनी पड़ेगी कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब जो है वो क्या होता है। देखो साहब, अब बहुत अच्छे से अपने माइंड में यह चीज क्लियर कर लेना, जितने भी खर्चे हैं, ऐसे जितने भी खर्चे हैं जो आप लोगों को करने हैं, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, क्या चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, आप लोगों को वो खर्चे करने ही करने हैं, तो इसका मतलब वो आप लोगों की कैटेगरी बन जाती है चार्ज की। विच पार्ट इज मैंडेटरी, विच पार्ट इज नेसेसरी कंपल्सरी टू पे, वो आप लोगों का बन जाता है चार्ज, चाहे वो किसी पार्टनर को देना हो या फिर वो देना किसे हो, किसी बाहर वाले को देना हो। साहब जैसे बात करें, हम बात करते हैं कि सर पार्टनर सैलरी जो है वो किसका पार्ट है? साहब वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। क्यों देनी है? पार्टनर को देनी है। कब देनी है? सिर्फ तब देनी है जब प्रॉफिट आपको हो। कब देनी है? सिर्फ प्रॉफिट जब हो। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड ही कंपलसरी कह दे कि नहीं साहब प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो आपको तो ये पार्टनर को सैलरी देनी पड़ेगी, तो वो जो पार्टनर को मिलने वाली सैलरी है वो भी चार्ज बन जाएगी। आ गई बात समझ में? इसलिए ये पॉइंट क्लियर होना जरूरी है कि कोई चीज अगर पार्टनर को मिलती है तो वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट है क्या? नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। जनरली पार्टनर्स को मिलने वाली चीजें जो है वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, लेकिन अगर वो कंपलसरी हो जाती है, अगर वो देना जरूरी है चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, यानी कि फर्म अपने खाते से निकाल के देगी बाकी पार्टनर्स देंगे, तब वो क्या बन जाती है? तब वो बन जाती है पार्ट चार्ज का। अदरवाइज वो किसका पार्ट है? अदरवाइज वो पार्ट है एप्रोप्रिएशन का। इज दैट क्लियर? आ गई ये बात अच्छे से समझ में? आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। मैं एक बार एक जर्नल एंट्री लेकर के भी ये टॉपिक समझा देता हूं कि चार्ज में कैसे जाता है और एप्रोप्रिएशन में कैसे जाता है। देखो, नॉर्मल एम्प्लॉय की सैलरी है, ठीक है। रुको, मान लो ये एम्प्लॉय है, ठीक है, और ये है हमारा पार्टनर, ठीक है। ये कोई एम्प्लॉय है, ये कोई पार्टनर है एक्स, सॉरी गलती हो जाती है, खोना मत, सिर्फ पार्टनर है, ठीक है। मान लो इसको सैलरी देनी है, एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, ये जो लोग मन में सोच के बैठे एम्प्लॉय का नाम आएगा, भाई सब बेसिक क्लियर कर लो। अब बिल्कुल ऐसे 11th की बेसिक जाके तो हम समझाएंगे नहीं आप लोगों को, नॉर्मल बेसिक आप लोगों के क्लियर होने चाहिए कि साहब सैलरी टू कैश एंट्री क्यों हुई। नहीं भी है तो भी फिर भी मैं एक बार आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। पार्टनर्स की बात करें, अगर ये सैलरी जो है वो पार्टनर को देनी होती तो एंट्री क्या होती? जो भी पार्टनर है आप लोगों का, ठीक है, सैलरी अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब साल के एंड में जब आप लोग फाइनल अकाउंट की बात करोगे, ये सैलरी कहां चली जाती थी साहब? ये सैलरी चली जाती थी आपकी पी एंड एल अकाउंट में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू सैलरी अकाउंट। ठीक है, इस केस में क्योंकि ये पार्टनर की सैलरी है, देखो अंटिल एंड अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि साहब देनी देनी है, तो किसका पार्ट है? ये एप्रोप्रिएशन का। अगर अब ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है तो ये कौन से अकाउंट में जाएगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी कि अब जो एंट्री होगी वो क्या होगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। इज दैट क्लियर? पार्टनर की सैलरी कहां चली जाएगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। इसी तरीके से जो भी चीजें पार्टनर्स को देनी है, सेम इस तरीके से आप लोगों का ट्रीटमेंट होगा। हाँ, तो पी एंड एल अकाउंट क्लियर है? क्या क्या चीजें जाएंगी? चार्ज जितने भी हैं, नहीं फर्क पड़ता कि पार्टनर को देने हैं या फिर किसको देने हैं, नॉर्मल किसी को देने हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन समझ में आ गया? क्या करेंगे? प्रॉफिट आप लोगों का आ चुका है, अब इस प्रॉफिट में से जो भी चीजें पार्टनर से लेनी है, देनी है उनको, सारी की सारी चीजें, चाहे वो सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, सारा का सारा ट्रीटमेंट किससे होगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हम एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को होल्ड करते हैं, आगे बहुत प्रॉपर वे में ढंग से समझेंगे। बैलेंस शीट जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट बनती है, आप लोगों को पता ही है, उस तरीके की बैलेंस शीट आप लोगों की बनेगी। ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी था, जिसका नाम था चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अगेन पी एंड एल अकाउंट का, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम में कि दिस इज चार्ज और नॉट, दिस इज एप्रोप्रिएशन और व्हाट, अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, अगर ये चीजें करते हैं तो क्या करते हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज यहीं पर आप लोग समझ लीजिए, मैं समझा देता हूं आप लोगों को। जब अब ये अपन ने बात की चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन की, तो सर आपने बोला कि जो चीजें पार्टनर को मिलनी है, अगर वो कंपलसरी हो जाए पार्ट, तो वो बन जाएगा चार्ज का पार्ट। ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि वो स्पेसिफिकली वहां पर मेंशन होगा कि ये सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये देना जो है वो पार्ट कंपलसरी है। अब मुद्दा क्या आता है कि सर क्या ऐसा कुछ है जो लिखा हुआ हो कि पार्टनर को ही देना है, लेकिन ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं हो रखा है कि साहब हाँ वो चीज जो है वो लॉस हो प्रॉफिट हो आपको देनी देनी है। ऐसा कुछ है जहां हमको नहीं पता पड़ पाएगा कि ये मिल तो पार्टनर को ही ली है, लेकिन फिर ये चार्ज का पार्ट बन जाएगा? हाँ ऐसा है। देखिए ऐसे वैसे बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर जर्नली 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 दो जो मेन एग्जाम्पल हैं इस चीज के, वो जर्नली दो एग्जाम्पल जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मतलब शुरू से वो मोस्टली दो एग्जाम्पल चले आ रहे हैं। वो क्या दो एग्जाम्पल हैं वो समझिए। एक है हाँ, एक है आपका रेंट पेबल टू पार्टनर। क्या मतलब है सर इसका, ये तो समझा दो। बिल्कुल समझाएंगे साहब, ध्यान दो। हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पार्टनरशिप कर रहे हैं साहब, हमको जरूरत थी एक ऑफिस की। हम दो नए बंदे हैं, नहीं एक्स नहीं, ए और बी, हम दो बंदे हैं ए और बी, जिन लोगों को जरूरत है पार्टनरशिप में, मतलब वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनको जरूरत थी एक ऑफिस की। हम बाहर से कोई जमीन किराए पे लेते, तो बी ने बोला देख साहब ये क्या है कि मेरे पास है ना, मेरे पिताजी का एक जो है जगह वो पड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं, तो रीजनेबल रेट में जो है हमको किराए पे वो जगह दे देंगे। ए ने बोला भाई ठीक है साहब, मिल रही है तो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है साहब। अब देखा जाए तो ये जो लैंड है जो उन्होंने ऑफिस लिया, ये किसने प्रोवाइड किया है? ये दिया है बी ने, ठीक है। बी की है प्रॉपर्टी, किसका लैंड है? बी का है, ठीक है। यूज कौन कर रहा है? ए और बी दोनों मिलकर के इसको लैंड को रेंट पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो इनकी फर्म है, ठीक है, ए बी ने मिलाकर जो फर्म बनाई है, ठीक है, वो फर्म रेंट पे करेगी। खर्चा किसका है? ये जो रेंट वाला खर्चा है, ये है रेंट एक्सपेंस। किसका है ये? ये रेंट एक्सपेंस है फर्म का। किसका है?
फर्म का, खर्चा फर्म का है, मिल किसको रहा है, ये रेंट ले जाएगा ये बी, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि एक ऐसा खर्चा जो कौन कर रहा है, फर्म कर रही है, लेकिन उसका पैसा किसको मिल रहा है, उसका पैसा मिल रहा है पार्टनर को। तो इस केस में आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि ये किसका पार्ट बन गया, ये बन गया चार्ज का पार्ट। सर क्यों? अरे साहब एक बात बताओ ना, कल को अगर इस बिजनेस को फायदा नहीं होता तो बी ऐसे कहते नहीं नहीं मेरे को तो रेंट दो ही मत। अरे भाई वो तो अलग है, अगर ये दोनों हम मिलकर के कहीं और से लेने जाते तो सामने वाले को भी रेंट देना पड़ता ना आप लोगों को, ऑब्वियस सी बात है देना पड़ता। तो ये रेंट किसका पार्ट बन गया, ये रेंट कंपलसरी एक्सपेंस का पार्ट बन गया भाई, ये कंपलसरी है आपको पे करना। तो अगर ये ध्यान रखना है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लैंड दिया है, कुछ भी दिया है जिसका आप रेंट लेते हो, तो वो रेंट किसका पार्ट है, वो रेंट चार्ज का पार्ट है, ना कि एप्रोप्रिएशन का। इज दैट क्लियर? आ गई ये बात समझ में? चलिए इसके अलावा एक बात कर लेते हैं, अगर कोई लोन दिया है, क्या कोई लोन दिया है, किसने, पार्टनर ने, वो तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया था, यहां वो बात नहीं आ रही है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, वो पार्टनरशिप डीड के केस में है कि 6% पर एनम इंटरेस्ट हो। लोन दिया है साहब पार्टनर ने फर्म को अगर, तो क्या है यार, ऑफिस तो आ गया, काम भी बढ़ गया, अब जितना जितना काम बढ़ता जाएगा उतने उतने पैसों की जरूरत होगी। पैसे अगर बाहर से लेने जाएंगे, मान लो हमारे पास नहीं है, बाहर से लेने जाएंगे तो अच्छा खासा इंटरेस्ट लगेगा। तो फिर ए ने कहा, डिस्कशन हुआ ए और बी का, तो ए ने कहा कि साहब कुछ पैसा तो मेरा पड़ा है यार, वो यूज कर लेते हैं, पर मैं एज ए लोन दूंगा। वो कैपिटल तो जो शुरू में लगानी थी वो लगा लिया, अब और पैसा चाहिए, तो क्या बोला इन्हें कि ठीक है साहब बाहर से नहीं लेते, वो पैसा कौन देगा, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, लोन ले लेते हैं एक। ठीक है साहब, लोन ले लिया। अब ये लोन किसने दिया, ये लोन दिया है आपको पार्टनर ने, ठीक है। इसका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, हाँ सर देना पड़ेगा, ठीक है साहब। ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए खर्चा है, हाँ साहब खर्चा है, बिल्कुल खर्चा है। ये इंटरेस्ट जो कि आप खर्चा बता रहे हो, ये किसको मिलने वाला है, ए को मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है ए को, क्योंकि ये लोन ए ने दिया है। अब ये पैसा ए को मिलने वाला है, लेकिन सपोज अगर लॉस हो जाता है तो क्या ये ए को पैसा मिलेगा, हाँ भाई मिलेगा। अरे भाई ये फर्म के बिजनेस से जो पैसा आ रहा है उसकी बात नहीं है, ये पार्टनर को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पार्टनर ने लोन दिया था, आप कहीं बाहर से लेते तो भी आपको देना पड़ता ना, ये कंपलसरी पार्ट है साहब। भले ये पार्टनर को मिल रहा है, लेकिन ये किसका पार्ट बन जाएगा, ये जो इंटरेस्ट है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर जो है, वो आप लोगों का क्या बन जाएगा, वो आप लोगों का पार्ट बनेगा चार्ज का। तो कौन सी दो चीजें सीखी, अगर रेंट का जो पैसा है वो आप दे रहे हो किसी पार्टनर को, क्योंकि जो प्रीमाइस है, ऑफिस है, बिल्डिंग है, कुछ भी वॉट एवर इट इज, वो अगर आपको पार्टनर ने प्रोवाइड की है और आप उसका रेंट देते हैं, तो डेट बिकम द पार्ट ऑफ चार्ज, नॉट एन एप्रोप्रिएशन, even when it is paid to the partner. And also when, if any type of loan is provided by partner to the firm and the firm is paying interest on that loan, so obviously the interest will go to that partner. But even if it is going to pay to the partner, it is not a part of appropriation. किसका पार्ट माना जाएगा, ये पार्ट माना जाएगा चार्ज का। किसका पार्ट माना जाएगा, चार्ज का। तो दो बातें आप लोगों ने समझ ली, चार्ज एप्रोप्रिएशन क्या होता है, और ऐसी कौन सी बात है, ऐसे कौन से दो एग्जाम्पल है, मेन एग्जाम्पल, जो अगर मिलते हैं पार्टनर को फिर भी वो किसका पार्ट बनेंगे, वो पार्ट आप लोगों का बनेंगे चार्ज का। तो आप लोगों के बात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। चलिए अब आ जाते हैं, कहां गया साहब हमारा हाँ जी चलिए, ये क्लियर कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ साहब, एक बार देख लेते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मीनिंग क्या रहा है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंस, it refers to the expense that must be deducted from revenue to determine the net profit or loss for the year.
क्लियर? इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग वेरियस हेड्स लाइक रिजर्व्स और पार्टनर्स। यानी कि इस नेट प्रॉफिट में तो ऑब्वियस सी बात है, रिजर्व किसका पार्ट होगा? एप्रोप्रिएशन का पार्ट होगा। क्यों? जो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है उसमें से हटा के रख रहे हो, तो ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। इसके अलावा पार्टनर्स को जो चीजें दे रहे हो वो भी किसका पार्ट हो गई? एप्रोप्रिएशन का। नेचर की बात करें, एक्सपेंस इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, ऑब्वियस सी बात है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अर्न, ठीक है। Charge against profit, necessity it is mandatory to pay record these even from incurred loss। वो तो ऑब्वियस सी बात है, अपन ने डिस्कस कर लिया। चार्ज कैसी चीजें हैं? प्रॉफिट हो नहीं हो आप लोगों को देनी है। इट इज डन ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट, इफ देयर इज नो प्रॉफिट नो एप्रोप्रिएशन इज मेड। सैलरी कब देनी है साहब? प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देना है साहब? जब आप लोगों को प्रॉफिट होगा। कोई कमीशन कब देना है साहब? जब आप लोगों को प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं देंगे। आ गई बात समझ में? अरे साहब ऐसा थोड़ी है कि हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं, ए और बी मिलकर के, हमको लॉस हो गया, मैं तो कह रहा हूं नहीं बोल, मेरे को तो सैलरी लेनी है। ऐसा नहीं होगा जनरली यार। आप पहले ही डिसाइड कर ले, पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन कर देंगे नहीं साहब मुझे तो कोई मतलब नहीं है, मैं तुमको पैसा दे रहा हूं काम करने के लिए, यही बहुत है, अपन को तो पैसा आएगा, अपन को सैलरी चाहिए। तो साहब हमको उसको किस में डालना पड़ेगा? हमको पार्टनरशिप डीड में लिख देंगे और वो किसका पार्ट बन जाएगा? चार्ज का। इज दैट क्लियर? चलिए अच्छा और है देख लेते हैं। टाइमिंग, ऑब्वियस सी बात है, पीएनएल बनाओगे कब? पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनने से पहले। इट इज डन आफ्टर ऑल चार्जेस हैव बीन अकाउंटेड फॉर। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी भी चीजें हैं वो सब डाल ली, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से आप दे दोगे एप्रोप्रिएशन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दीज आइटम्स आर डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट। ऑब्वियसली वी नो, इसको कहां डालते हैं हम लोग? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सेटल्ड फर्स्ट, मीटिंग ऑल चार्जेस, सेम पॉइंट आ गया। ये मैंने आपको बता ही दिया। एग्जांपल क्या हो सकता है? रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम ए पार्टनर। जनरल चीजें हैं, ऑब्वियसली बात है। मैनेजर कमीशन, अनटिल अनलेस आप लोगों को नहीं लिखा हो तो मैनेजर जो है वो बाहर का आदमी होगा, उसको कोई कमीशन देते हो एज ए मैनेजर तो ध्यान रखना है वो किसका पार्ट है आप लोगों का। ऑब्वियसली बात है, ऐसा सोचने वाली बात है नहीं। डेप्रिसिएशन, जितने भी एक्सपेंस है नॉर्मली, जितने भी एक्सपेंसेस आप पे करते हो जनरली, जो आपको प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो वो देने हैं, तो डेट बिकम द पार्ट ऑफ चार्ज। एक एग्जांपल इसका ले लिया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सारे जिसका पार्ट होगा वो किसका होगा? या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, ये सारे किसके पार्ट हैं? ये सारे आपके पार्ट हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन के, आप लोगों को ध्यान रखना है। बढ़ जाइए साहब आगे। हाँ जी, मुद्दा इंपॉर्टेंट साहब, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं। देखिए हम लोग एक बार सारी के सारी चीजों के फॉर्मेट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हमारे एमसीक्यूज की, जिसमें कुछ हमारे बनाए हुए क्वेश्चंस होंगे, कुछ पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब आने वाले टाइम में आप लोग देख सकते हैं एग्जाम में, वो सारी की सारी चीजें होने वाली हैं। चलिए देखते हैं क्या है आप लोगों का पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। पीएनएल अकाउंट का सेम वही फॉर्मेट था, पर्टिकुलर अमाउंट आपको पता ही है, जो चीजें आनी थी। अब हम बात करने वाले हैं जब हम पीएनएल अकाउंट बना चुके हैं, पीएनएल अकाउंट को बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना है। देखो साहब, उसका जो है आएगा नेट प्रॉफिट। सर व्हाट इफ लॉस है? देखो लॉस आना है तो फिर एप्रोप्रिएशन की बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है। अब अगर आप लोगों का क्या है, अगर आप लोगों का आता है नेट प्रॉफिट, तो आप सबसे पहले जो है उस नेट प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर करोगे बाय नेट प्रॉफिट के नाम से। ऑब्वियसली बात है एमसीक्यूज के हिसाब से, लेकिन एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं। बाय नेट प्रॉफिट आप लोग यहां ट्रांसफर करते हो, जिसमें कौन सा प्रॉफिट आता है? वो प्रॉफिट जो सारे के सारे चार्ज को लेस करने के बाद है, चाहे वो बाहर के लोगों का हो, चाहे वो पार्टनर्स को देने वाली ऐसी कोई चीज हो जो मैंडेटरी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो तो देनी है, यानी कि सारे के सारे चार्ज को हटाने के बाद है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्रेडिट साइड है, यानी कि जो इनकम वाली साइड है। पार्टनर्स आपको देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो आप लोगों को पार्टनर से मिलेगी, ठीक है, एज ए पार्टनर दे रहे हैं। अगर बिजनेस इनकम होती कोई और तो वो कहां चली जाती है? पीएनएल अकाउंट पर। ये आपको किससे मिलती है? पार्टनर से, तो ये कहां पर आएगी? क्रेडिट साइड में आ जाएगी। इसके अलावा पार्टनर्स को देने वाली चीजें जो एप्रोप्रिएशन का पार्ट है वो कहां आएगी आप लोगों के? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इसके अलावा कोई सैलरी देनी है तो वो आ गई। पार्टनर्स कमीशन कोई देना है, कोई रिजर्व आप लोगों का है वो आप लोगों को देना है, ठीक है।
और इसके बाद निकल जाएगा आप लोगों का प्रॉफिट। क्या निकलेगा? आप लोगों का प्रॉफिट, जो कहां ट्रांसफर होगा? आपके कैपिटल में या फिर करंट अकाउंट में। सर ये कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में क्यों जा रहा है? ये कैपिटल और करंट अकाउंट क्या होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आपको इतना समझना है कि कहां ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं आपके कैपिटल में। आप लोगों के ऑब्वियस सी बात है, एमसीक्यू एग्जाम है, इसलिए ध्यान रखने वाली बात नहीं है। बाकी वैसे जब हम ये ध्यान रखते हैं तो हमको ध्यान रखना होता है कि जब हम इस टाइप से लिख रहे हैं तो ठीक इसके सामने आपको इसका आंसर लिखना होता है। हाउएवर सीयूईटी के हिसाब से अपन को ये चीज ध्यान नहीं देनी है, लेकिन जनरल तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इज दैट क्लियर? P&L एप्रोप्रिएशन अपन ने क्लियर कर लिया। कौन सी चीजें आने वाली हैं डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, कब आने वाली हैं, कब ऐसा होगा कि पार्टनर को मिलने वाली चीज है लेकिन वो P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं बनेगी। हाँ साहब, अब इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डिस्कस करते हैं। क्या है वो? हाँ जी, अब डिस्कस करने वाले हैं साहब बारे में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑब्वियसली बात है, कैपिटल तो आपको पता ही है। अब इसके जो हैं वो दो टाइप से आप लोग हैं, वो दो टाइप से आप लोग अपनी कैपिटल को, अकाउंट को मेंटेन कर सकते हो। एक टाइप है आप लोगों का फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक टाइप है आप लोगों का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात पहले अपन लोग खुद से कर लेते हैं। देखो साहब, पार्टनर्स को मिलने वाली हैं चीजें खूब सारी, ढेर सारी। पार्टनर्स फर्म से क्या क्या मिलेगा? सर सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसका लेन देन किससे होगा? कैपिटल अकाउंट से होगा। ऑब्वियस सी बात है। देखो, पार्टनरशिप में क्या होना है? पार्टनरशिप में बेसिकली ये होना है कि जितनी भी चीजें पार्टनर को मिलने वाली हैं या उनसे हम लेंगे, उनका एडजस्टमेंट हम कहां से करेंगे? कैपिटल से करेंगे। यानी कि अगर हम लोग पार्टनर को कुछ देते हैं तो हम पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे, अगर पार्टनर से कुछ ले रहे हैं तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इट विल गॉट डिक्रीज। डेट मींस जितने भी ट्रीटमेंट हैं, जो भी हम लोगों को पार्टनर से लेना देना है, वो किससे डील करने वाले हैं? कैपिटल से। अब मुद्दे वाली बात यह है कि अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप जितनी भी चीजें पार्टनर को देने वाले हो, लेने वाले हो, उसका जो ट्रीटमेंट है वो कहां से करने वाले हो? अगर वो कैपिटल अकाउंट से करने वाले हो तो आपकी कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहेगी, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, पर मुद्दा यह है कि अगर मैं ऐसा चाहूं कि नहीं साहब, मुझे तो मेरी कैपिटल अलग पता पड़नी चाहिए और जितनी भी चीजें मिलने वाली हैं, ले जाने वाली हैं, देने वाली हैं, वो अलग पता पड़नी चाहिए, तो उस केस में उसका ट्रीटमेंट मैं कुछ अलग ढंग से करूं, तो उसके लिए साहब आपके पास मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या मेथड है साहब? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। करना क्या सर इसके अंदर? सर इसके अंदर यह होना है कि अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो है वो फॉलो करते हो तो आप दो अकाउंट बनाओगे। एक कौन सा बनाओगे? एक तो ऑब्वियस सी बात है बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल का, ठीक है। एक बनाओगे आप लोग साहब पार्टनर्स करंट अकाउंट का। अब देखो साहब, अच्छे से चीज समझ में आए, इसलिए पहले मैं पार्टनर्स का जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है वो डिस्कस करूंगा, फिर अपन आएंगे किस पर? फिक्स पे, ताकि अपन को बहुत अच्छे से यहां पर बात जो है वो क्लियर हो जाए कि हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, चलो देखो, देखो यहां पर समझते हैं क्या कहता है। ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड अंडर दिस मेथड रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन। इट यूजुअली हैज ए क्रेडिट बैलेंस बट वे शो डेबिट इन केस ऑफ हैवी लॉसेस और ड्राइंग। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं इसका फॉर्मेट। देखो क्या बोला मैंने, जितनी भी चीजें पार्टनर को मिलने वाली हैं वो कहां जाने वाली हैं? कैपिटल के अंदर। अभी दिमाग मत लगाओ, फिक्स क्या होता है भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है। जो भी चीजें मिल रही है किसको मिल रही है? पार्टनर को मिल रही है, पार्टनर से ले रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। शुरू में सबसे पहले आप लोग इनका लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि जो इनका ओपनिंग बैलेंस होगा, जो भी ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है साहब। उसके बाद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो, ऑब्वियस सी बात है, एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कहां जाएगी? बाय कैश, यानी कि जो भी एडिशनल कैपिटल आप लोगों ने इंट्रोड्यूस की। फिर पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट मिलता है वो भी यहां आ गया, कमीशन मिलता है वो भी सारी चीजें आ गई, P&L एप्रोप्रिएशन आपने बनाया था उसका जो प्रॉफिट है वो आ गया यहां। अगर लॉस होता है तो कहां जाएगा? इस साइड पे आ जाएगा। यहां क्या चीजें आने वाली हैं साहब? तो सबसे पहले तो अगर 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 आप लोगों की ड्राइंग आप करते हो तो आप लोगों को डेबिट साइड में दिखानी पड़ेगी। क्यों सर? कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो रहा है ना,
ऑब्वियसली बात है ना, कैपिटल अकाउंट काम हो रहा है तो कहां आएगा, यहां ड्राइंग आ जाएगी। सर ये ऊपर क्या लिखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका क्या मतलब है? देखो साहब ऐसा हो सकता है कि किसी जो पार्टनर का अकाउंट है वो नेगेटिव चल रहा, ठीक है, क्या चल रहा हो, नेगेटिव चल रहा। अगर वो नेगेटिव चल रहा है तो आप उसे कहां शो करोगे, डेबिट साइड में। ये कंसेप्ट आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में क्लियर रखने हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड, ये अपन ने समझ ही लिया था कि लॉस होता है तो क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर्स कैपिटल, इससे क्या होगी, पार्टनरशिप लेके आइए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उससे आपकी कैपिटल अकाउंट क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहां आ गई, ड्राइंग से कम होगी, ड्राइंग आ गई, ठीक है। इज डेट क्लियर? यानी कि पार्टनर को जितनी चीजें देने वाले हो आप, या पार्टनर से जो भी चीजें मिलने वाली हैं वो हमने इस अकाउंट में सजा करके दे दी। साहब एक बात समझो, जो यहां बैलेंस आप लोगों का आ रहा है, ये बैलेंस सिर्फ वो बैलेंस नहीं है जिसमें कैपिटल है और कैपिटल ऐड हुई या कैपिटल में से कुछ निकाला, वो है। इसमें वो सारी चीजें हैं जो आप पार्टनर्स को दे रहे हो, जो सारी चीजें निकल रही हैं वो सब है। ये क्लोजिंग बैलेंस सबको लेकर के बना है, यानी कि ये कौन सा है, ये फ्लक्चुएटिंग है। आ गई बात समझ में? अब मैंने क्या कहा, मैं नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे पास वो बैलेंस हो जो मैंने शुरू में लगाया था। अगर उसमें से मैंने कुछ निकाल लिया तो वो, और अगर उसमें से परमानेंटली मैंने कुछ हटा दिया तो वो, मेरे को तो वो बैलेंस चाहिए। तुम जो दे रहे हो ना पार्टनरशिप फर्म से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग है, कुछ भी चीजें, वो मुझे अलग दिखा दो यार, वो मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे अलग दिखा दो। तो वो पार्ट साहब किस में काम में आना है आप लोगों को, उसके लिए अपन क्या बनाने वाले हैं, उसके लिए बनाएंगे साहब आप लोग फिक्स कैपिटल मेथड। क्या यूज करेंगे, फिक्स कैपिटल मेथड। क्या कहता है सर, अंडर दिस मेथड टू अकाउंट मेंटेन, कौन कौन से, कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। फिर क्या कहता है, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉन, वाइल करंट अकाउंट रिकॉर्ड अदर ट्रांजेक्शन। सिर्फ क्या रिकॉर्ड करोगे साहब, जो पैसा डाला या जो पैसा निकाल लिया। ड्राइंग की बात नहीं कर रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं साहब, अरे पैसा निकालना ही तो ड्राइंग है ना। अरे नहीं भाई, ड्राइंग वाला पार्ट है पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाल लेना। कैपिटल विड्रॉ, कैपिटल विड्रॉ करेंगे ना, कुछ चीजें चाहिए, कुछ चीजें लेके जाने कंपलसरी पार्ट, कैपिटल निकाल रहे, वो ड्राइंग नहीं है। वो बात आपको समझनी पड़ेगी। आ गई बात समझ में? इसके बाद कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं उसे फ्लक्चुएटिंग नहीं बना रहा हूं यार, तो वो क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें कहां जा रही हैं, करंट अकाउंट में जा रही हैं। तो करंट अकाउंट का तो कैसा बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपको नुकसान हो सकता है आपके लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हो, तो आपके कैपिटल इतना लॉसेस हो रहे हो कि कैपिटल अकाउंट किस में चले जाए, सीधा मतलब नेगेटिव में बदल जाए, तो वो कहां शो कर रहे हो आप, करंट में शो कर रहे हो। तो उसका बैलेंस कैसे हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। चलो एक बार समझ लेते हैं। ठीक है साहब, यहां पर देखो, वहां जो आप कैपिटल बना रहे थे सारी की सारी चीजें आ रही थी, यहां सिर्फ कौन कौन सी चीजें आ रही है, ओपनिंग बैलेंस आ रहा है शुरू का, ठीक है। कुछ पैसा आप लोगों ने लगाया एडिशनल, वो आपने लिख दिया, ठीक है साहब। कुछ पैसा मैंने निकाल लिया, वो मैंने लिख दिया, और आ गया बैलेंस, बस, ठीक है। यहां ऑब्वियस सी बात है, ये बैलेंस आप क्रेडिट में ही आएगा। क्यों, मैं फ्लक्चुएटिंग नहीं बना रहा, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूं। सर वो कहां जाएगा, ये देखो कहां आया, वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में। आ गई बात समझ में? अब यहां क्या दिखाओगे, जो आपका ओपनिंग बैलेंस चल रहा है सबसे पहले वो दिखा दो। अब जो वहां दिखा रहे थे ना, जितनी भी चीजें किसको मिल रही थी, पार्टनर्स को मिल रही थी, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे, कमीशन दे दे, सैलरी दे दे, P&L एप्रोवेशन का प्रॉफिट दे दे, वो सारी चीजें। यहां ड्राइंग आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये ड्राइंग है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है, करंट अकाउंट में आएगा ड्राइंग। विड्रॉ कर लेते हो कैपिटल को, वो कहां आएगा, वो कैपिटल में आएगा। समझ लेना इस बात को, पार्टनर करंट अकाउंट में सिर्फ ये क्या चीज आ रही है, ड्राइंग आ रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, कोई लॉसेस आएंगे तो। अब साहब इसका बैलेंस या तो यहां जाएगा या यहां जाएगा, जरूरी नहीं है क्रेडिट आए, डेबिट भी आ सकता है, लॉस आपको हो सकते हैं। बात को दिमाग में बिठा लो, वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में ये बात जरूर पूछेगा कि क्या साफ फिक्स कैपिटल मेथड बनाते हो तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है क्या? नहीं होगा साहब, कैपिटल का तो क्रेडिट ही होगा बैलेंस, लेकिन किसका होगा, करंट का कुछ भी हो सकता है, या तो डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट भी हो सकता है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी बैलेंस हो सकता है। चलो आगे बढ़ो, डिस्कस कर लिया, ओके। हाँ चलो, वैसे बता चुके हैं, एक बार और आप अच्छे से इस पे निगाहें घुमाएं। क्या कहता है साहब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
कब देना है, अलाउड ओनली इफ स्टिपुलेटेड इन पार्टनरशिप डीड। साहब हम पढ़ चुके हैं ये कि हमने बोला था पार्टनरशिप डीड नहीं बनाओगे तो नहीं देना है, सीधी सी बात है। ऐसे नहीं देना है, ओरली डिसाइड कर लिया कि नहीं साहब, तब बात अलग है। आप लोगों ने अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखे है ना साहब, तो आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। क्या कह रहा है, नॉट अलाउड इफ देयर इज अ लॉस। सर क्यों? अरे भाई एप्रोप्रिएशन है, मेरे को, हम दोनों काम कर रहे हैं, ए और बी काम कर रहे हैं, लॉस हो गया साहब, ऐसे थोड़ी बी आके मांगो नहीं नहीं मेरे को तो दो आप। अरे ऑब्वियस सी बात है, आप समझो उस बात को कि आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा तभी वो आपसे मांग रहा है, यानी कि लॉस होगा तो आपको देना नहीं है। अनलेस ट्रीटेड एज अ चार्ज रेदर देन अदर एप्रोप्रिएशन। साफ, तुम साफ लिख देते हो ना, ए और बी ने अगर पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त डिसाइड कर लिया नहीं साहब ए बहुत पैसा लगा रहा है, बहुत काम कर रहा है, हम तो क्लियर है इस बात के लिए कि चाहे लॉस भी हो जाएगा तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलेगा। अगर आप ऐसा कर लेते हो ना साहब, तो वो एप्रोबेशन है ही नहीं साहब, वो क्लियर है, वो चार्ज है, और चार्ज तो तब भी देना है जब आपको लॉस होगा। आ गई बात समझ में? अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफिकली गिवन कि साथ देना ही पड़ेगा, हम इसको एप्रोप्रिएशन मानेंगे, पी&एल एप्रोप्रिएशन में डालेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो। इज दिस treated as appropriation and profit are insufficient, interest applied in appropriation ratio। साहब ये बात समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे आगे, हम लोग इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अभी डिस्कस करेंगे, एक बार के लिए रुके, ये चीज देख लेते हैं फिर अच्छे से समझते हैं। ओपनिंग कैपिटल क्या कह रहा है, फिक्स कैपिटल मेथड में क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। सर अभी आपको ये बात हम समझा देते हैं कि क्या कैसे होना है, इसमें आकर के अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल पार्ट भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तो दिमाग को थोड़ा सा खुला रखें कि साहब होना क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत अच्छे से इस बात को समझ लेना, ठीक है। बहुत क्लियर करते हुए चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है साहब? एप्रोप्रिएशन होता है, यानी कि कब मिलेगा? जब 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 प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो नहीं देना, लॉस होगा तो भी देना है। कब देना है? जब ऑलरेडी डिसाइडेड है। कब? पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त बोल दिया कि नहीं साहब देना ही है, तब क्या बन जाएगा? तब चार्ज बन जाएगा। चलो अब डिस्कस करते हैं कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा, ठीक है। सपोज देखो ए और बी है, ठीक है, ओके। ए और बी है ना, एक्स और वाई नहीं ले रहा हूं, मुझे पता है तुम लोग खोते हो एक्स का नाम सुनते ही। चलो देखो, ए पैसे लगा रहा है 2 लाख रुपए, बी पैसे लगा रहा है 3 लाख रुपए, ठीक है। ए ने कितने लगाए? 2 लाख, बी ने कितने लगाए? 3 लाख, ठीक है। आईओसी डिसाइडेड है साहब, आपका कितना परसेंट लगेगा? 12%, ठीक है। सिंपल सी बात है। अभी साल के शुरू में पैसे लगाया, अप्रैल में पैसे लगाया, टेंशन वाली बात नहीं है। कितना लगाया? 2 लाख, 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 12% पर एनम है, ठीक है साहब। अब अगर आपसे पूछा जाए साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों की कितनी होगी, तो देखो सीधा सीधा कुछ है ही नहीं, कुछ ना कुछ आगे लगाया ले जाया, ऐसा तो कोई बात दे ही नहीं रखी। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल मेथड अप्लीकेबल होगा। क्या फॉर्मूला है साहब? आपकी जो टोटल कैपिटल है वो मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कैपिटल अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय आप लोगों का जो भी टाइम है। मंथ दे रखा है तो मंथ अपॉन में 12, डेज दे रखा है तो डेज अपॉन में 365। साहब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, ठीक है साहब। चलिए अब मान लो ए की निकालनी है तो कितनी आ जाएगी? 2 लाख का 12%, कुछ दे रखा है क्या? मंथ अपॉन 12, ऑब्वियस सी बात है, फिर 12/12 हो जाएगा, तो लिखो चाहे नहीं लिखो आपकी मर्जी है साहब। एक बात इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे से सुन लो, टाइम बहुत कम मिलना है, वहां ये बैठ के करते ना रह जाना, मुझे यहां समझाना है इसलिए आपको दिखाना पड़ रहा है। इतनी सिंपल सी चीज लिखी हुई हो ना, ऐसे कई बार कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है बिल्कुल ही सिंपल देना है कि तुम घूम जाओ। अरे यार इतना सिंपल पूछ सकते हैं यार, भाई पूछ लेगा वो एग्जामिनर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। यहां सीधा दिमाग लगाना है, फिर ये नहीं वहां बैठ के उसको करके देख रहे हो, आपको पेपर मिलेगा करके देखने के लिए, पर वहां नहीं कि दिमाग लगा रहे हो, सीधा है साहब। 2 लाख का 12% कितना आया साहब? 24,000 आया, क्लियर। ये अभी मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं। कितना आया? 24,000, ठीक है। बी का निकालना होगा, डायरेक्ट समझो, 3 लाख का कितना परसेंट? 12%, ठीक है, 36,000 आ गया। इज डेट क्लियर? वहां पर माइंड पे बिल्कुल तुरंत क्लिक करना चाहिए। हाँ 2 लाख का है, 12% इतना, ठीक है। चलो सिंपल बात हो गई, आगे और बात करते हैं। ठीक है, चलो
और चीज समझो एक, अब मुद्दे वाली बात यह है कि आपके पास जो आप लोग इंटरेस्ट निकालते हो वो किस कैपिटल में निकालना चाहिए। देखो एक तो ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा, ठीक है, एक आप लोगों का निकलेगा अगर आप लोगों ने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उस पर आप लोगों को इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, उस पर आप लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देख लेते हैं एक बार, ठीक है सब, ऊपर लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। चलो बढ़िया, दो पार्टनर थे, ए था, बी लिया था अपन ने, वही ले लेते हैं। चलो एक बार 2 लाख लिया, डिस्कस एक को करूंगा, बाकी का दिमाग तुम लोग लगाओगे। 2 लाख, ठीक है, कब लगाए थे साहब? 1 अप्रैल को लगाए थे। ऐसा थोड़ी है यार कि है ना, मतलब एक बार पैसा लगाया अब लगाएंगे ही नहीं, लगाओगे ना आगे, या पैसा निकालोगे, कुछ तो होगा, कुछ तो करोगे। एक बार बस हो गया बस खत्म नहीं, ऑब्वियस सी बात है सर। चलो एक मानते हैं कि इसने, ठीक है, 1 जुलाई को ले लेता हूं, ठीक है, इसने 1 जुलाई को, ए ने क्या किया, 1 जुलाई को इसने 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट किए। क्या किया? एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एडिशनल इन्वेस्ट के। अब आपसे पूछा जाए कि साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, रेट जो है वो 12% है। सर ये फिक्स होती है क्या 12%? नहीं मेरे लाल, फिक्स नहीं होती है, मैं इसलिए ले रहा हूं कि ताकि काटने में इजी हो मेरे को, ठीक है। कुछ भी रेट आप लोगों को दे रखी हो सकती है। सर कैलकुलेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। वहां आप लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी कैलकुलेशन सही तरीके से करो। इतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चन को गलत करो फिर वापस निकाल के सही करो। पहली बार में दिमाग लगो, बिल्कुल सही तरीके से करो। अब मैं आपको ट्रिक्स सिखा सकता हूं, बाकी काम आप लोगों को करना है, ठीक है। और वहां बहुत फटाफट फटाफट काम करना है, लिखने का तो कोई काम है ही नहीं। फटाफट क्या, 2 लाख इतने टाइम तक, 1 लाख इतने टाइम तक, ये काम करना है। चलो अब देख ले, तो एक बार फटाफट से समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। 2 लाख शुरू में थे, 1 जुलाई को 1 लाख रुपए निकाल रहे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों ने बोल रहा है 12%, वो आपसे पूछ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट निकाल के दिखा दो साहब, ठीक है साहब। फॉर्मूला क्या साहब? फॉर्मूला वही रहना है, लेकिन अब हम लोग इस चीज को जो करते हैं वो डेट टू डेट वाइज कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है साहब। समझो फटाफट, पहले क्या हुआ, एक ही बात करें, अभी ए का निकाल रहे हैं ओनली, ए के लिए पहले बात करेंगे हम लोग 1 अप्रैल से, कब की? 1 अप्रैल से 1 जुलाई की। कब तक रहा ऐसा? देखो साहब, नेक्स्ट चेंज कब हुआ? 1 अप्रैल के बाद कब चेंज हुआ? 1 जुलाई को हुआ, ठीक है। 1 अप्रैल के बाद 1 जुलाई तक पैसा रहा, उसके बाद तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई की बात कर रहे हैं साहब। 1 जुलाई है, जुलाई को भूल जाओ, जुलाई नहीं है, यानी कि आपके पास अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए जो था वो पैसा रहा। कितने रुपए रहे आपके पास? 2 लाख। अब लगा दो आप फॉर्मूला, टोटल कैपिटल कितनी हुई? 2 लाख हुई। कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर? 12% है। कितने टाइम के लिए वो कैपिटल आपके पास रही? आपके पास रही सर अप्रैल मई जून, यानी कि 3 महीने के लिए वो कैपिटल जो थी वो आपके पास थी, ठीक है साहब। तो आप लोगों का ये आ गया 6,000, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब सेकेंडली इसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद 1 जुलाई से लेकर के ईयर एंड यानी कि 31 मार्च तक क्या हुआ? 31 मार्च तक आपके पास जो कैपिटल रही कितनी रही साहब? 1 लाख रुपए आपने और लगा दिए। अब 1 जुलाई के दिन आपके पास जो कैपिटल है वो कितनी है साहब? वो 3 लाख रुपए है। कितनी है? 3 लाख रुपए। कितने परसेंट के हिसाब से सर? 12% के हिसाब से। साहब कितने महीने के लिए? ऑब्वियस सी बात है 9 महीने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, ये आप लोगों का हो गया, यानी कि टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई वो सर कितनी आई? 33,000। ये मेथड मैंने पूरा आप लोगों को समझाया एग्जाम में कि दिमाग फटाफट फटाफट लगाना है, बहुत इजीली दिमाग लगाया जा सकता है। आप लोगों को जनरली ऐसे देगा कि आप लोग क्विक कर पाओ, लेकिन बुद्धि बहुत आप लोगों को लगानी पड़ेगी। 2 लाख रुपए लगाए, 3 महीने के लिए 12% के हिसाब से, फटाफट लगाया 6,000, फटाफट लगाया 27,000, 33,000 क्लिक किया। आ गई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां कैलकुलेशन बहुत जितनी करनी है, कॉपी पेपर पे कैलकुलेशन बहुत कम होगी, कैलकुलेशन होगी यहां पे। ये बात ध्यान रख लो, कैलकुलेशन सारी चलनी चाहिए यहां। जितना फास्ट काम करोगे उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा, ये चीज ध्यान रख लो। भले ठीक है शुरू में तुमको लगता है कोई बात नहीं कॉपी पेन पे करो, लेकिन अल्टीमेटली चीजें यहां चलेंगी तभी रिजल्ट निकलेगा। बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हो, क्लासेस सीयूईटी की हैं, क्लासेस एमसीक्यू बेस्ड है। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों के पास 1 मिनट 2 सेकंड, भूल जाओ यार, वो 1 मिनट है, उस 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ना भी है करना भी है, इसलिए टेक्निक के साथ काम करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? आप
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगाने वाले हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे लगाने वाले हैं, और साथ के साथ किस पे लगाने वाले हैं? आप लोग लगाने वाले हैं एडिशनल कैपिटल पे। ये यहां बात क्लियर हो गई। ये दो टॉपिक पे अपन लोगों ने बात कर ली। एक इसी के साथ और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए कि सर 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 अगर ऐसा होता, ये तो आपने दो बार बोल दी, अगर तीसरी बात होता विड्रॉल होता तो क्या करते? समझ लेते हैं क्या करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही बात कर लेता हूं, एक एक एग्जांपल से ले लो। ठीक है, ए पार्टनर है। ठीक है, क्या था साहब, कितने पैसे लगाए थे? 2 लाख रुपए लगाए थे। कब? 1 अप्रैल को। फिर 1 जुलाई को लगाए थे कितने रुपए साहब? 1 लाख रुपए और लगाए थे। ठीक है, ठीक है साहब। फिर क्या किया? फिर 1 फेब को, ठीक है, क्या किया इन्होंने? ये 3 लाख ले लो, चलो ये 1 लाख रुपए लोगों ने क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के आगे आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब उस केस में आप लोगों को क्या करना है? बार बार ऐसे करते रहोगे 1 अप्रैल से 1 जुलाई, 1 जुलाई से 1 फेब, 1 फेब से 31 मार्च? नहीं, इट वुड बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। अगर ऐसा होगा तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस केस के अंदर एक मेथड जो है आप लोगों को क्या है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड। सर ये क्या करते हो आप? कभी कैपिटल लेटर में लिखते हो, कभी स्मॉल लेटर में लिखते हो। देखो भाई, मुझे माफ कर दो ऐसी गलतियों के लिए, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे से होती है, माफ करो, है ना। मेन कंटेंट पे ध्यान दो। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में क्या है आप लोगों के साथ सिचुएशन? क्या फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है? आप लोगों का आएगा टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कैपिटल अपॉन 100। सर जैसे वहां मैंने मंथ अपॉन 12 किया था, वैसे मैं यहां क्या काम करूंगा? मैं यहां 1/12 कर दूंगा। इज रेट क्लियर? क्या करूंगा मैं यहां? मैं कर दूंगा 1/12, यानी कि टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कैपिटल इंटू 100, 1/12। यहां पर समझ लेता हूं मैं कैसे कर रहा हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं मेरा पीरियड। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं हमारा अमाउंट, और यहां लिख देता हूं मैं, चलो एक बार ये लो, पीरियड हुआ, मंथ हुए, अमाउंट हुई, और ये आपका आ गया प्रोडक्ट। ठीक है, आ गई बात समझ में? 1 अप्रैल से 1 जुलाई, 1 अप्रैल से 1 जुलाई, कितने मंथ हुए साहब? आपके पास मंथ हुए अप्रैल मई जून, यानी कि 3 महीने। अमाउंट कितनी थी साहब आपकी? 6 लाख रुपए की। ठीक है, सॉरी, अमाउंट आपके पास कितनी थी? 2 लाख की। तो आपका ये जो प्रोडक्ट हो गया, ये कितने का हो गया साहब? 6 लाख का। इसके बाद क्या चेंज हुआ? 1 जुलाई से, ठीक है, एक बार के लिए मैं ये हटाता हूं, मैं सिर्फ इसमें वो बता दूं आपको, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, 1 जुलाई से लेकर के फिर आपके पास 31 मार्च तक हुआ। ठीक है, अब ये कितने महीने हुए साहब? ये आपके पास हुए 9 मंथ्स। कितने पैसे थे साहब आपके पास? 3 लाख रुपए। ठीक है, सर मैं 3 लाख लूं या मैं 5 लाख लूं, कैसे पता पड़ेगा मुझे? अब मेरे पास कितने रहे हैं? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, करके देखो। ठीक है, ये कितना है आप लोगों का? 33 लाख। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप लोग? 33 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कैपिटल कितनी थी? 12%, और ये कितना आया? 1/12। तो ये यहां पर आपके कितना आंसर आ गया? ये आ गया आपका वही आंसर जो आपकी प्रीवियस स्लाइड में आया था, एक बार चेक कर लो, 33,000। ठीक है, क्या किया आपने? सिंपली यहां पर आप लोगों ने प्रोडक्ट मेथड अप्लाई किया, जो अमाउंट थी वही लिखेंगे, जोड़ जोड़ के मत लिख देना, 5 लाख मत लिख देना, ये गलती मत कर लेना। ठीक है, वो वहां आपने मेथड उस तरीके से निकाला था, इसलिए किया था, और अपन वहां कैलकुलेट करते जा रहे थे। यहां आपने इधर मंथ्स लिए, फिर प्रोडक्ट लिया है, और वहां पर आप ये लोग यहां पर मंथ से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट बना दिया है, इसलिए अपन लोगों ने क्या लिया? 1/12। इस तरीके से आप लोगों को करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब यहीं अगर मैं वो चीज भी करता, क्या अगर यहीं मैं वो चीज भी ले लेता तो कैसे ले लेता? ये भी बात आप लोग समझ लो।
अगर यहीं आप लोगों को वो विड्रॉल वाला अमाउंट भी लेना होता, सपोज कि आप लोगों ने विड्रॉ किए, चलो एक काम करते हैं इसी में ले, ठीक है, मैं ले लेता हूं कि आप लोगों ने, चलो नेक्स्ट में ले लेते हैं अपन, ठीक है, यहां ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर विड्रॉल वाली बात भी आ जाए तो कैसे लेनी है, जैसे सपोज एक नया एग्जांपल ले लेता हूं, शॉर्ट में कर देता हूं उसे। 1 अप्रैल को आपने पैसे लगाए थे 4 लाख रुपए, और फिर आपने 1 फेब को जो है, ठीक है, विड्रॉ कर लिए 1 लाख रुपए। क्या है ये? विड्रॉल है, ठीक है। तब उस केस में अगर प्रोडक्ट मेथड से निकालना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो यहां आप लोगों का पीरियड, यहां आप लोगों के टाइम कितना हुआ, यहां आप अमाउंट कर लो, और ये आप लोग कर लो प्रोडक्ट, ठीक है। अब सबसे पहले 1 अप्रैल से, सर ये मेथड कब यूज करना होता है? जब बहुत सारे आपको उसमें दे रखे हो, यानी कि आपने ऐड किया, विड्रॉ किया, उस केस में 1 अप्रैल से ये हुआ 4 लाख। इसको हम नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते थे, फिलहाल मैं प्रोडक्ट मेथड से समझा रहा हूं। 1 अप्रैल से 1 फेब किया आप लोगों ने 4 लाख, सॉरी टाइम में ले लिया मैंने, कितना हुआ अप्रैल से फेब, यानी कि फरवरी और मार्च छोड़ दो साहब, तो 10 महीने हो गए आप लोगों के, है ना। ठीक है, अमाउंट कितना था? 4 लाख रुपए, तो ये आ गया आप लोगों का प्रोडक्ट हो गया 40 लाख का। इसके बाद विड्रॉल है, तो 1 फेब से 31 मार्च की बात करें तो टाइम हो गया 2 महीने का। विड्रॉल माइनस में लो, ब्रैकेट लगा देते हैं माइनस के लिए, तो ये हो गया आप लोगों का 2 लाख, ठीक है साहब। टोटल आप लोगों के आ गए 38 लाख रुपीस। कितना गया साहब? 38 लाख रुपीस। तो 38 लाख रुपीस के हिसाब से अब आप अपना आंसर निकाल दोगे। 38 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12%, आईओसी वही है 12%, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1/12, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 38,000। इज डेट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक एडिशनल टॉपिक जो आप लोग समझना चाहिए, वो आपसे पूछेगा ओपनिंग कैपिटल निकालो। आप लोगों को ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करनी होती है। तो अगर आप लोगों को ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, आपको क्लोजिंग दी हुई है, तो आप क्लोजिंग से ओपनिंग पर कैसे पहुंचोगे? अरे सीधी सी बात है यार, बहुत नॉर्मल सी चीज है। आप ये देख लो कि आप ओपनिंग से क्लोजिंग पर किस तरीके से आओगे, समझना अच्छे से, ठीक है भाई। आपके पास ओपनिंग में कुछ कैपिटल होगी, ठीक है, ये होगी, ठीक है। उसके बाद उस ओपनिंग कैपिटल में अगर आपको कोई नेट प्रॉफिट होता है तो आप लोग उसे यहां ऐड कर दोगे, ठीक है। अगर आप लोगों को नेट लॉस हो जाता है तो आप ऑब्वियस सी बात है उस चीज को अपनी कैपिटल में से हटा दोगे। आप लोग कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लेके आते हो तो उससे आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। आप लोग कैपिटल विड्रॉ कर लेते हो, ड्रॉइंग कर लेते हो, तो आप लोगों की वो ड्राइंग जो है वो लेस हो जाएगी, और यहां पर जो आपका आंसर है ये आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल का। आ गई ये बात समझ में? ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ओपनिंग में मेरे पास इतना पैसा पड़ा था, मैंने पैसे डाला तो मैं ऐड कर दूंगा, मैंने पैसे निकाल लिए तो मैं लेस कर दूंगा। मेरे पास जो एडिशनल जो है ये प्रॉफिट आया तो मैं उसको ऐड कर दूंगा, लॉस आया तो मैं लेस कर दूंगा। और भी भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, उससे आपकी कैपिटल बढ़ रही थी, वो सारी चीजें तो अपन ने ऑलरेडी सीख ली कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाए। यानी बेसिकली ये बाय बैलेंस जो कैरेट डाउन वाला पार्ट है वो अपने पास है, एक शॉर्ट फॉर्म में उसको समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपको वो कहता है क्लोजिंग से मुझे ओपनिंग पर पहुंचना है, तो ये वाले साइन उल्टे हो जाएंगे, यानी कि आप ड्राइंग को क्या कर दोगे, प्लस एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दोगे, लॉस को ऐड कर दोगे, प्रॉफिट को हटा दोगे, तो आप लोगों का क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल आप लोगों की आ जाएगी। लेकिन आप लोगों को यह बात यहां से इस तरीके से ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगी। इज डेट क्लियर? सपोज ये सारी चीजें नहीं होती, सॉरी ये वाली चीजें नहीं होती, ये दोनों पार्ट आपके पास नहीं होते, तो एक बात समझी जा सकती है, वो क्या कि अगर
क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है इसका, क्लोजिंग कैपिटल में से आप माइनस कर दो क्या, ओपनिंग कैपिटल, क्या लेस कर दोगे, क्लोजिंग कैपिटल में से अगर आप लोग लेस कर दोगे ओपनिंग कैपिटल, तो आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कब, जब आपके पास कुछ एडिशनल कैपिटल ऐड नहीं हो रही है, विड्रॉ नहीं हो रही है, तो ये चीज आप लोगों के आ जाएगी। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। क्लियर, चलिए आगे समझते हैं। कैपिटल वाला पार्ट क्लियर है। सैलरी कमीशन के बारे में क्या बात कर रहा है, परमिसिबल ओनली इफ प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेम बात है। ये वाली चीज अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक पार्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं, वो है इस कमीशन का, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। मैनेजर कमीशन किसका पार्ट था, मैनेजर कमीशन पार्ट है B&L का, यानी कि वो चार्ज है। हम बात कर रहे हैं फिलहाल पार्टनर्स कमीशन की। ये टॉपिक आपको पार्टनर्स कमीशन के नाम से दे रखा होता है, साहब पार्टनर्स कमीशन की बात नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमको ये चीज निकालनी है। ठीक है, चलो देखो। या पार्टनर कमीशन, मैनेजर ले लो इसको, मैनेजर कमीशन के नाम से वो आपसे पूछता है, तो एक बार मैनेजर कमीशन के नाम से ले लो। ठीक है, चलो। मैनेजर कमीशन किसका पार्ट, चार्ज का, यानी कि किस में आना है, आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना है साहब। ठीक है साहब, निकालेंगे कैसे, बहुत सिंपल है। देखो, नेट प्रॉफिट कितना था आप लोगों का, सपोज नेट प्रॉफिट आप लोगों का 2,20,000 है। ठीक है, हाँ। मैनेजर कमीशन कितना बोला, नालायक को, मैनेजर कमीशन लिखा है वो, पूरा लिख देता हूं। ठीक है, क्या क्या करना पड़ता है यार। मैनेजर कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, सिर्फ इतना लिखाओ, या लिखाओ बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है सर, बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या पूछा, मैनेजर कमीशन 10% है नेट प्रॉफिट का, सीधा सी बात है यार, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, तो कैसे निकलेगा मैनेजर कमीशन, अब मैं लिख रहा हूं, फालतू दिमाग मत लगाना। ठीक है, 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, यानी कि कितना हो गया आपका, 22,000। इज डेट क्लियर। चलिए, सर क्या था, कोई खास तो था नहीं, अरे भाई अब आएगा खास। ठीक है, अब क्या खास आएगा, अब देखो, अगर वो मुझसे ये कहता कि मैनेजर कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ये कहता है यहां पे इस बिफोर की जगह क्या कर दो साहब, आफ्टर कर दो, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखो, पहले नॉर्मल तरीके से समझो, एक बहुत सिंपल सी बात समझाता हूं। मेरे पास ना 100 रुपए, ठीक है, ओके, कुछ पैसे मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को दे दिए। ठीक है, बीवी नहीं देख रही हो, वीडियो मारेगी। हाँ चलो देखो, 100 रुपए थे मेरे पास, मैंने क्या किए, कुछ पैसे अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिए। अब मेरे से आपने पूछा कि साहब आपने गर्लफ्रेंड को कितने पैसे दिए, तो मैं बोलूं साहब अब जो मेरे पास है ना उसका 10% है, मतलब कैसे निकालूं भाई, अगर मुझे ये पता होता कि मैंने उसको कितने दिए, या मुझे ये पता होता सॉरी कि मेरे पास अब कितने, उसका 10% तो निकाल लो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने कुछ पैसे जो हैं वो किसी को दे दिए। अब मेरे से कोई पूछ रहा है कि साहब अब आपके पास कितने बचे, तो मैं क्या बोल रहा हूं, सॉरी आपने दिए कितने थे, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अब मेरे पास जितने हैं ना उसका 10%। अरे भाई जब तुमने सामने वाले को कितने दिए वही नहीं बताया, तो मुझे ये कैसे पता पड़ेगा कि मेरे पास अब कितने बचे हैं जो मैं उसका परसेंटेज निकालूंगा। तो साहब यहां पर भी तो वही हो रहा है ना, क्या बोल रहा है कि मैनेजर कमीशन जो है वो 10% है नेट प्रॉफिट का। कौन से नेट प्रॉफिट का, अरे वो नेट प्रॉफिट जिसमें से मैनेजर कमीशन हटा हुआ हो। कैसी बातें कर रहे हो, मैनेजर कमीशन नहीं पूछ रहे हो, फिर कह रहे हो कि वो वाला नेट प्रॉफिट जिसमें से मैनेजर कमीशन हटा हुआ हो। हाँ,
यही बोल रहे हैं। देखो उस केस में आप लोगों को एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, आप लोगों को मैनेजर का जो कमीशन है वो कैसे निकालना है, जो आपके पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है ना अमाउंट, उसमें आप वैसे परसेंटेज करते और 100 करते, अब यहां क्या कर देना है आपको 100 प्लस परसेंटेज कर देना है, तो आप आंसर निकाल पाओगे। करके देख लो, यकीन नहीं आ रहा तो देखो 2,20,000, ठीक है साहब, कितना परसेंट कमीशन 10%, कितना करूं 110, क्यों परसेंटेज अपॉन सॉरी 100 प्लस परसेंटेज, तो यहां निकाल लो साहब कितना गया ये गया डिश, ठीक है, तो ये आपका आ गया 20,000 रुपए, कितना आया 20,000 रुपए, ठीक है। आप चाहो तो वैसे भी सोच लो कि साहब आपने बोला था नेट प्रॉफिट में से हटाओ, नेट प्रॉफिट आपने बोला 2,20,000, 2,20,000 में से हटाओ 20,000, कितने बचे 2 लाख, अब 2 लाख का कितना आना चाहिए 10%, तो 2 लाख का 10% कितना होता है 20,000। इसलिए ही मैंने बोला कि मैनेजर कमीशन की बात नहीं है, कोई भी चीज हो यार, ये तो बोलने के लिए है यहां पर मैनेजर कमीशन के नाम से, पर कुछ भी हो, कुछ भी हो ऐसा जहां पर आपको ऐसा दे रखा हो, तो यहां पर ध्यान रखना है कि आपके पास जो अवेलेबल अमाउंट है उस पर आप क्या कर दोगे, परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज कर दोगे। इज डेट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस, मैं आपको समझा चुका हूं, कहां जाएगा, क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स लोन इफ नो स्पेसिफाइड रेट 6% पर एनम अप्लाई, ऑलरेडी अपन समझ चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, ठीक है आप लोगों का, हाँ अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक अपन एक बार अच्छे से अलग से डिस्कस करते हैं, सुन लो उसको अच्छे से, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीयूटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करना है, किस तरीके से समझना है, अब हम लोग समझते हैं अच्छे से उस पॉइंट पे। देखो साहब क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कहां आता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता है, ऑब्वियसली पार्टनर से लिया जाएगा तो कहां आएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर। इसकी कैलकुलेशन अब हम लोग किस तरीके से करेंगे वो आप लोगों को समझना है। देखो एक तो आती है सिंपल मेथड की बात, ठीक है ठीक है, चलो देखो वही ए और बी पार्टनर है, ठीक है। अब तो 2 लाख रुपए इन्होंने लगा रखे थे, नॉर्मली ले लेते हैं, कितने लगा रखे थे वो बात नहीं करते हैं, ठीक है। सिंपल मेथड की बात करते हैं, मान लो अपन कहते हैं इन्होंने जो भी पैसा जितनी भी कैपिटल थी वो सब लगा रखी है, अब इन लोगों ने एक ड्राइंग की, ठीक है। ड्राइंग की कितने रुपए की, इसने की 2 लाख रुपए की और इसने की 1 लाख रुपए की ड्राइंग, ठीक है। सर कब की है वो तो बताओ, बिल्कुल बता देते हैं साहब, कब की है, इन्होंने वो पैसा निकाला, सपोज 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 इन्होंने वो पैसा निकाला 1 जुलाई को, दोनों नहीं, हाँ दोनों नहीं, ठीक है। एक सिंपल सी बात कर लेते हैं कि साल में कब पैसा निकाल लिया आप लोगों ने, 1 जुलाई को पैसा निकाल लिया, 1 जुलाई 2025 को पैसा निकाल लिया। कंपनी के अकाउंट्स क्लोज होते हैं कब, 31 मार्च 2026 को कंपनी के अकाउंट्स क्लोज होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट हमको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, हम मान के चलते हैं अभी वो रेट है हमारे पास 12% की, ठीक है साहब। अब जब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो वो कैसे निकालना है, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल सा आप लोगों का फॉर्मूला रहेगा क्या, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वही मंथ या डेज, 1 में 12 और 365, जितने टाइम तक, जितने डेज के लिए, जितने मंथ्स के लिए आपकी वो कैपिटल एज ए ड्राइंग रही, बाहर रही, उतना टाइम पीरियड आप लोगों को ले लेना है। तो मैं बात करूं अगर ए की तो कितना होगा, 2 लाख रुपए निकाले थे, रेट ऑफ ड्राइंग थी 12%। सर पैसे कब निकाले थे, सर पैसे आप लोगों ने निकाल लिए थे 1 जुलाई को,
यहां पर कितना पैसा रहा वो नहीं देखना है, कितना पैसा निकला रहा और कब तक निकला रहा वो देखना है साहब। आ गई बात समझ में? तो कितना पैसा निकला रहा आपका 2 लाख, 12% के हिसाब से, और कब तक निकला रहा, ऑब्वियस सी बात है कुछ नहीं दे रखा, तो 1 जुलाई से लेकर के कब तक निकला हुआ होगा, वो 31 मार्च को। तो आपका पैसा रहा कब वो देख लो, अप्रैल मई जून रहा 3 महीने, यानी कि 9 महीने के लिए, तो वो पैसा आप लोगों का बाहर ही रहा। यानी कि ये कितना आ गया आप लोगों की इंटरेस्ट ड्राइंग कितनी आ गई, 18,000 रुपीज आ गई। बी की अगर हम बात करें, तो बी की बात करें तो बी का क्या है, कितने, 1 लाख, 1 लाख का 12% और 9 अप, सॉरी हाँ ऑब्वियसली बात है 9/12, तो ये आप लोगों की आ गई 9,000। इज डेट क्लियर? इस हिसाब से आप लोगों को आंसर निकालना है, क्लियर है? ठीक है। अभी हम लोगों ने किए, हम सारा का सारा पार्ट एमसीक्यू बेस्ड ही पढ़ेंगे। अभी मैं आपको चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं, कैसे निकालना है, क्या करना है, फिर हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे। चलिए आगे फटाफट से देख लेते हैं। ये तो आप लोगों का था सिंपल मेथड। इज डेट क्लियर? चलिए अब, सॉरी, अब एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो सर, व्हाट इफ अगर सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा कह रखा होता कि ए ने इतना पैसा निकाल लिया ड्यूरिंग द ईयर। देखो साहब, अगर क्वेश्चन में आप लोगों को ये नहीं दे रखा है कि आप लोगों ने ड्राइंग का पैसा कब निकाला है, कब वो ड्राइंग की थी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को इस केस में हमेशा 6 मंथ लेने हैं। क्या लेना है? हमेशा 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 आपको ये मान के चलना है कि आप लोगों को जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ लेना है। कब लेना है सर? अगर क्वेश्चन में आप लोगों को कब ड्राइंग की है ये नहीं लिखा है, या फिर आप लोगों को क्या दे रखा है, आप लोगों को दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर आप लोगों ने पैसे निकाले हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपको जो मंथ लेने हैं वो कितने लेने हैं, 6 मंथ लेने हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को आके 2 लाख रुपए निकाल लिया और 2 लाख रुपए लिखा हुआ था कि ड्यूरिंग द ईयर निकाले हैं, तो ड्यूरिंग द ईयर कब सा, मैं कब मानू कब निकाले, मुझे क्या पता कब निकाले। अरे ड्यूरिंग द ईयर तो 1 अगस्त भी हो सकता है, ड्यूरिंग द ईयर तो 25 सितंबर भी हो सकता है, 26 जनवरी भी हो सकता है, मैं कब मानू? तो आपको एक नॉर्मल अजम्पशन है, रीजनेबल, कि आप उस केस में क्या मानो, आप उस केस में 6 मंथ मान लो। पर यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखना है वो समझ लीजिए। सपोज जैसे आप लोगों का कि 2 लाख रुपए निकाले, कब निकाले साहब? ड्यूरिंग द ईयर निकाले। अब वो आपको कहता है रेट ऑफ ड्राइंग आपकी कितनी है, रेट ऑफ ड्राइंग जो है वो आप लोगों की है 12% पर एनम। ठीक है। चलिए, तो आप उस केस में कैसे निकालोगे आईयूडी? सर आपने बताया अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो आप क्या मान लोगे, 6 मंथ मान लोगे। तो ये 2 लाख आ गया, ये 12% आ गया, और ये आ गया हमारा 6/12। तो ये निकल गया आप लोगों का 12,000। इज दैट क्लियर? चलिए, उसके बाद आप लोग कह रहे हैं एक चीज और आपको ध्यान रखनी है। सपोज अगर क्वेश्चन में ये रेट ऑफ ड्राइंग जो है इसके आगे, बाबू बहुत अच्छे से ध्यान देना ना ये बात, फिर आप कहोगे सर आपने तो ऐसे बताया था, हम ऐसे करके आए फिर भी आंसर गलत हुआ। नहीं साहब, समझ लो ये अच्छे से। रेट ऑफ ड्राइंग जो है, सेम क्वेश्चन 2 लाख रुपए थे, ड्यूरिंग द ईयर निकाला, 12% के आगे पर एनम वर्ड जो है वो नहीं दे रखा है। ये पर एनम वर्ड जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो रीजनेबल अजम्पशन ये कहता है कि ये जो रेट दे रखी है वो 6 महीने की है साहब। क्या? जो ये रेट है वो कौन सी है? वो 6 महीने की दी हुई है। देखो एक जनरल इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो कि कभी भी अगर ऐसा होता है कि कहीं पर भी आपको रेट के आगे पर एनम नहीं दे रखा, मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं, मैं अभी एग्जाम पॉइंट की बात नहीं कर रहा, कहीं पर भी किसी भी जगह अगर आपको रेट के आगे पर एनम वर्ड नहीं दे रखा, तो ये रीजनेबल एजम्पशन मानी जाती है कि ये जो रेट है वो पर एनम है। पर फिलहाल 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 आप लोगों की एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज को लेके चलेंगे, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझेंगे कि अगर रेट के आगे पर एनम वर्ड नहीं है तो वही लोग ये मान लेते हैं कि जितने महीने के लिए आप लोगों की ड्राइंग लगी उतने महीने के अकॉर्डिंग आप लोगों की रेट दे रखी है। तो आप सीधा क्या लगाएंगे, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12%
इनटू कुछ करूं? नहीं करूंगा, क्योंकि वो पूरे 12 महीने की है, ठीक है, वो सॉरी 6 महीने की ही रेट हम लोगों को दे रखी है, ठीक है। यानी कि ये क्या आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास? 24,000। यानी कि जो रेट है वो 6 महीने की ही है साहब। आ गई बात समझ में? जो रेट है वो कितने महीने की है? वो 6 महीने की है। तो आपका आंसर आ गया 24,000। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब बात करते हैं आगे। हाँ साहब, तो ये दे दिया आप लोगों को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ ड्राइंग, मंथ अपॉन 12, ठीक है। अब ये सिंपल मेथड तो हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड भी सेम तरीके से हो जाएगा। आपके अलग अलग ड्राइंग दे रखे होंगे, आपको जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दिया वैसे करना होगा, ठीक है। मुद्दा है यहां का, कहा? यहां का मुद्दा कि कैसे इस चीज को आप लोगों को करना है, यानी कि इन केस ऑफ रेगुलर ड्राइंग आप लोगों को किस तरीके से उस चीज को करना है। देखो साहब, रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या है? रेगुलर ड्राइंग का मतलब यह है कि आप लोगों ने सेम इंटरवल में आप लोगों ने सेम अमाउंट विड्रॉ की है, यानी कि जो आपके इंटरवल हैं वो सेम है, और जो अमाउंट आपने विड्रॉ की है वो भी बिल्कुल बिल्कुल सेम है। इन डेट केस आप लोगों को क्या करना है वो समझने वाली बात है, ठीक है। ध्यान देंगे यहां पर आप लोग। रेगुलर ड्राइंग के केस में क्या करना है? रेगुलर ड्राइंग के केस में फॉर्मूला है आपका टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100, एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अब मुद्दा ये आता है कि ये एवरेज पीरियड क्या है। एक आगे की स्लाइड लेते हैं फिर समझते हैं। हाँ चलो देखो, ये सिचुएशन है, ये आप लोगों को केसेस दे रखे हैं, ठीक है। अब कहता है कि आप लोग ये तो मैंने बता ही दिया आपको। ड्राइंग अगर वो शुरू में कहता है वो 12 महीने होते हैं, मिड कहता है वो 6 महीने है, एट द एंड होगी तो ऑब्वियस ही बात है 0 होता है। वो तो छोड़ो, ये एवरेज पीरियड वाली मुद्दे यहां से चालू करते हैं अपन, मुद्दे वाली बात यहां से, ठीक है। क्या रेगुलर इंटरवल में आप लोगों ने क्या किया है? अमाउंट करी है विड्रॉ, यानी कि आप लोगों की हुई है ड्राइंग, ठीक है। कहते हैं साहब अगर आप लोगों ने इक्वल ड्राइंग की है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में, ठीक है, सेम अमाउंट निकाली है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में, तो आप लोगों का जो एवरेज पीरियड है वो कितना होगा? वो होगा 6.5 मंथ। अगर यही आप लोगों ने की है मिडल ऑफ एवरी मंथ में तो ये होगा 6 मंथ। वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब वो कभी भी हो यार, वो ड्यूरिंग द ईयर कह दे, वो ड्यूरिंग द मंथ कह दे, क्वार्टर कह दे, अगर आपको नहीं पता है अमाउंट, सॉरी आपका टाइम, तो आप लोग क्या लोगे? आप लोग अपने मंथ कितने लोगे? 6 मंथ लोगे। अगर इक्वल ड्राइंग आपने की है वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ की है तो 5.5 मंथ लेंगे। क्वार्टर के बिगनिंग में की है 7.5 लेंगे। अगर क्वार्टर की है एंड में तो 4.5 लेंगे। अच्छा रटा रहे हो, समझा तो रहे नहीं हो कि कैसे निकाली? भाई समझाएंगे, ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है कि अगर जो ड्राइंग है वो साल के मतलब अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ होती है तो 6.5 ले लेना, अगर लास्ट में होती है तो 5.5 ले लेना, क्वार्टर में अगर बिगनिंग का है तो 7.5 ले लेना, और लास्ट में का है तो 4.5 यानी कि 4.5 ले लेना। मुद्दा ये तो बहुत अपन को इजीली याद भी रहेगा और याद रखना भी है साहब, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम समझाएंगे नहीं आप लोगों को कि कैसे ये चीज आई। आप लोग समझे इस लोग चीज को कि अगर आपको एवरेज मंथ निकालने हैं तो वो कैसे निकालेंगे। आपका फॉर्मूला कहता है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100, एवरेज पीरियड अपॉन में 12। एवरेज पीरियड क्या होते हैं ये समझेंगे, यानी कि कैसे निकालते हैं आप उसको। देखिए एवरेज पीरियड निकालेंगे कैसे। सबसे पहले आप लोग लेंगे मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। क्या? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। क्या हुआ? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब तुम सिचुएशन सोचते जाना, मैं तुमको यहां पर आंसर करवाते जाऊंगा। क्या बोला था साहब? अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो कितना एवरेज पीरियड आता है? 6.5 मंथ। देख लेते हैं, चलो। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का क्या हुआ मतलब? तुमने पहली ड्राइंग कब की होगी? पहले ड्राइंग की होगी 1 अप्रैल को। सर 1 अप्रैल के बाद साल में तुम्हारे पास कितने महीने बचे? 11 बचे सर। अरे भाई 11 नहीं बचे, 1 अप्रैल को की यार, अप्रैल पूरा बचा है यार, तो कितने महीने बचे? 12।
लास्ट ड्राइंग कब की होगी? लास्ट ड्राइंग की होगी गी 1 तारीख को निकाल रहे हैं, 1 तारीख को निकाल रहे हैं, कब की होगी? 1 मार्च को की होगी। 1 मार्च के बाद साल में कितने महीने बचे भाई? पूरा मार्च बचा, कितने हुए? 1। तो 12 प्लस 1/2 6.5 मंथ। इज डेट क्लियर? आगे ये बात समझ में? चलिए साहब, ऐसा नहीं है सारे समझा देंगे, ऐसी क्या बात है? ये तो एक ही हुई दूसरी क्यों नहीं हुई, नाराज होने वाली बात नहीं है, समझा रहे हैं। हाँ जी। अब अगर बात करते हैं लास्ट में, अगर आप ड्राइंग करते हो तो लास्ट अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो कब पैसा निकाला होगा? पैसा निकाला होगा आपने अप्रैल में। हाँ बिल्कुल सर, अप्रैल में पैसा निकाला होगा। कौन सा अप्रैल को निकाला होगा? 30 अप्रैल को। तो उसके बाद महीने कितने बचे साल भर में? 11। अब अगर मंथ के एंड में ड्राइंग करते हो तो सबसे लास्ट ड्राइंग कब की होगी सर? सबसे लास्ट ड्राइंग की होगी 31 मार्च। 31 मार्च के बाद कोई महीना बचा क्या? नहीं बचा ना। तो 11/2 कितना हुआ साहब? 5.5 मंथ हुआ। वेरी गुड, क्लियर। चलो उसके बाद और समझ लेते हैं। तब क्वार्टर की बात हुई थी, क्वार्टर की। वो वाला क्वार्टर नहीं भाई, बेवड़ो इधर आ जाओ। ठीक है, बात कौन सी करने वाले हैं? इनको बस ध्यान आ जाता है। हाँ आ जाओ, हकीकत पे आ जाओ, एग्जाम देंगे पहले। हाँ तो अगर बात होती है क्वार्टर की तो साहब कितने होते हैं? ये तो पता ही नहीं। अरे भाई 4, ठीक है, 3-3 महीने का एक पीरियड हुआ। ठीक है, कहां से शुरू कर लेते हैं? अप्रैल से जून। सर तो बता दिया आपने, वरना तो पता ही नहीं पड़ता। जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर से दिसंबर, फिर जनवरी से मार्च। हाँ मार्च, ठीक है। अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, ठीक है। फॉर्मूले में सर क्या अब क्वार्टर हो जाएगा? नहीं भाई, फॉर्मूला सेम रहेगा। पैसे निकाले कितने महीने बचे, पैसे निकाले लास्ट में कितने महीने बचे, डिवाइडेड बाय 2। चलो अब इंपॉर्टेंट है, पहली ड्राइंग कब की होगी? अगर वो कहता है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर आप पैसा निकालते हो, पहली ड्राइंग कब की होगी? सर पहली ड्राइंग की होगी 1 अप्रैल को, ठीक है। 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बचे साहब? 1 अप्रैल के बाद महीने बचे, क्वार्टर नहीं बोल रहा हूं। कितने महीने बचे? 1 अप्रैल के बाद बचे पूरे के पूरे 12 महीने। सर लास्ट ड्राइंग कब की होगी? सर लास्ट ड्राइंग बिगनिंग है 1 मार्च को। अरे प्यारो, क्वार्टर की बात हो रही है तो लास्ट ड्राइंग जो की होगी आप लोगों ने, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग की होगी आप लोगों ने जो पहले को करते हो, यानी कि 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी के बाद आपके पास कितने महीने बचे होंगे? महीने बचे होंगे 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 7.5 मंथ। प्रूफ के साथ बताया साहब। चलो लास्ट भी देख ही लेते हैं। लास्ट में आप लोगों ने क्या किया? लास्ट में आप लोगों ने किया कि साल के लास्ट में, क्वार्टर के लास्ट में ले दो। तो पहली ड्राइंग कब की होगी? जनवरी। नहीं सर, नहीं, क्वार्टर के लास्ट में, यानी कि कब की होगी? जून में। जून के बाद आपके पास कितने महीने बचे? 30 जून को की होगी। 30 जून के बाद महीने बचेंगे 9, ठीक है। लास्ट ड्राइंग कब की होगी? क्वार्टर एंड, लास्ट क्वार्टर भाई, लास्ट क्वार्टर। चलो साहब, सारी चीजें क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर हो गया, P&L एप्रोप्रिएशन क्लियर हो गया, P&L क्लियर हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लियर हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सिंपल मेथड क्लियर हो गया, नॉर्मल प्रोडक्ट मेथड क्लियर हो गया, आप लोगों का स्पेशल केसेस वाला क्लियर हो गया। ध्यान रखोगे, कुछ नहीं दे रखा, नहीं बोला क्वार्टर क्या है, ड्यूरिंग द ईयर है, ड्यूरिंग द मंथ है, ड्यूरिंग द क्वार्टर है, नहीं पता कब है, हमेशा 6 मंथ लोगे। उसके अंदर भी क्या ध्यान रखोगे? परसेंटेज पर एनम दे रखा है या नहीं दे रखा है। इज दैट क्लियर? चलिए हम पढ़ चुके हैं, चलो आगे बढ़ा जाए। यहां तक के टॉपिक आप लोगों को होने चाहिए थे बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छे से। जितनी भी चीजें हैं उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। इससे बात का हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।